हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारी बात करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग ज़्यादातर बच्चे जो जानते हैं पावर फैक्टर का मतलब कॉस फाई होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पावर फैक्टर को कॉस फाई के अंदर ही क्यों मेजर किया जाता है। इसके अलावा पावर ट्रायंगल क्या होता है, यानी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर की बात करेंगे, उसके यूनिट की बात करेंगे, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और वो वेव फॉर्म के माध्यम से हम लोग किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो बहुत सारी बात हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन पावर फैक्टर से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर का जो रोल होता है वो इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट की वजह से होता है। तो आपको सबसे पहले इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट समझना होगा। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, नेटवर्क में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि हमारे पास केवल अगर रेसिस्टर सर्किट के अंदर लगा हुआ होता है, तो केवल रेसिस्टर अगर लगा हुआ होगा तो हमारे पास जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन होगा, ये करंट और वोल्टेज का रिलेशन कैसा होता है, तो ये दोनों आपका सेम फेज के अंदर चलता है, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी एंगल का डिफरेंस नहीं होता है और वहां पर हम लोग पावर फैक्टर की बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर इंडक्टिव नेचर या कैपेसिटिव नेचर की बात होती है तो उस समय पावर फैक्टर हमारा पिक्चर के अंदर, रोल के अंदर आ जाता है। यानी आपका अगर लैगिंग नेचर का, यानी कि अगर इस तरह का हम दिखा दिए सप्लाई वोल्टेज है और ये हमने करंट दिखाया, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ दिखाया, तो इस समय आपका क्या हो गया है, एंगल का अंतर आ गया है। ठीक है, यानी अगर सप्लाई वोल्टेज यहां से शुरू हो रहा है तो करंट इसके 90 डिग्री बाद शुरू हो रहा है। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इस पर डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि अगर इंडक्टिव नेचर आपका है, सर्किट के अंदर L लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो आपका जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल का अंतर होगा और इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंगल को हम लोग फेज एंगल कहते हैं। ठीक है, ये फेज एंगल कहलाएगा और इसी फेज एंगल को जब हम लोग कॉस के टर्म में बात करते हैं, तो जब इस एंगल को कॉस के टर्म में बात किया जाता है तो इसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके कि कॉस के टर्म में ही क्यों बात किया जाएगा, लेकिन अभी इतना समझिए कि हमने दिखाया कि ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट का वेव फॉर्म देखा है जहां पर कोई भी एंगल का अंतर नहीं था, एंगल का अंतर नहीं था यानी फाई की वैल्यू 0 थी। तो इसमें भी पावर फैक्टर होता है, लेकिन पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है यहाँ पर, वो पावर फैक्टर की वैल्यू कॉस अगर 0 रखेंगे यहाँ पर फाई की वैल्यू, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 हम कहीं पर लिखें चाहे नहीं लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी हम अगर पावर का इक्वेशन वोल्टेज करंट लिखें तो यहाँ पर पावर फैक्टर भी होता है, लेकिन अगर डीसी सर्किट की बात की जाए तो डीसी सर्किट में कॉस फाई यानी वो प्योर रेसिस्टिव होगा, यानी फाई की वैल्यू, फेज एंगल की वैल्यू 0 होगी और कॉस फाई यानी पावर फैक्टर का मान 1 होगा। इसीलिए यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो हमारा इक्वेशन VI ही बचेगा। इसीलिए हमारा डीसी सर्किट के अंदर या प्योर रेसिस्टिव सर्किट के अंदर जो पावर का फॉर्मूला है वो वोल्टेज गुना करंट होगा, वहां पर पावर फैक्टर का रोल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इंडक्टिव या कैपेसिटिव होगा तो वहां पर एंगल का अंतर हो जाएगा और एंगल का जब अंतर होगा और उस एंगल को हम लोग कॉस के टर्म में जब बात करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाएगा। ये आपको थोड़ा बहुत नॉलेज और आपको बता रहे हैं डिटेल में, तो आप खाली ध्यान से समझते जाइएगा। तो ये तो हमने वेव फॉर्म से दिखाया, लेकिन अगर हम बात करें सर्किट की, तो सर्किट आपका जनरली अगर एसी सर्किट जो होता है वो कैसा होता है, तो आरएल सर्किट होता है। यानी जो भी लोड लगा हुआ है, ये लोड आपका प्योर लोड या आपका ट्रांसमिशन मान लीजिए या लोड मान लीजिए, जो भी आपका लगा हुआ है ये प्योर रेसिस्टिव नहीं होता है, यहाँ पर इंडक्टिव वैल्यू भी होती है। या ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी रेसिस्टर और इंडक्टर दोनों होता है। तो आपने पढ़ रखा होगा, यदि रेसिस्टर और इंडक्टर सर्किट के अंदर होगा तो वहां पर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कैसा बनेगा, तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल का अंतर होगा और जो एंगल का अंतर होगा उसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं, यानी फेस एंगल फाई होगा। और इस फाई की वैल्यू कितना होगी, तो डिपेंड ये करेगा कि सर्किट के अंदर
ट्रांसमिशन के अंदर रेसिस्टर और इंडक्टर का मान कितना है। अगर रेसिस्टर का मान ज़्यादा होगा तो इन फेज की तरफ, यानी एंगल आपका छोटा होगा, इन फेज वाला होगा। अगर इंडक्टर का मान ज़्यादा होगा तो इंडक्टर का मान ज़्यादा होगा तो एंगल का मान ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लैगिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि सिस्टम के अंदर इंडक्टर और रेसिस्टर का मान कितना होता है। कैपेसिटर की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू जो मान होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, नेग्लिजिबल होता है। जनरली हमारा जो सर्किट होता है वो आरएल सर्किट होता है और लोड भी जो होता है वो आरएल लोड होता है, इसीलिए हम लोग आरएल लोड की बात कर रहे हैं। तो जनरल केस के अंदर माना जाए तो हमारा जो नेचर होगा वो इंडक्टिव नेचर होगा, साथ में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस की वैल्यू भी होगी। तो हम दिखा रहे हैं अगर प्योर रेसिस्टिव होता तो ये वोल्टेज और करंट साथ में चलता, ठीक है। लेकिन अगर हम मान के चल रहे हैं केवल अगर प्योर इंडक्टर होता तो उस समय वोल्टेज को ये क्या करता, लैग करता है। लेकिन अगर आरएल है तो ये फाई से आपका लैग कर रहा है, फाई एंगल से। अब यहाँ पर ध्यान से, अब यहीं से पावर फैक्टर का सारा बात समझ में आ जाएगा आपको। तो हमने देखा है वोल्टेज और करंट, ये करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज के पीछे चल रहा है यानी लैग कर रहा है। वोल्टेज यहाँ पर है तो करंट फाई एंगल से पीछे है। और अगर हम दिखा दें दूसरी जगह पर दिखा दें तो मान के चलिए आपका करंट यहाँ पर देखा है, वोल्टेज इस तरह से देखा है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखिएगा अगर इस तरह से भी दिखाया जाए तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं रिफरेंस हमने करंट को लिखा है, लेकिन अभी भी आपका क्या हो रहा है, करंट लैग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब आप पहुंचिएगा तो क्या देखिएगा, वोल्टेज आगे है और करंट आपका फाई एंगल पीछे है, यानी वोल्टेज जो करंट है वो लैग कर रहा है किसको, वोल्टेज को, बाई एन एंगल ऑफ फाई, ठीक है। ये सारी बात हो गई। अब इसी एंगल को हम फाई एंगल दिखाए। अब ध्यान से समझिएगा, पावर फैक्टर यहीं से आपको समझ में आएगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को, ठीक है, करंट को जो हमने लिया है, अब पावर ट्रायंगल क्या है वहीं यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। तो अब इस करंट और वोल्टेज को तो अब हम पावर के टर्म में यानी पावर फैक्टर दिखाने जा रहे हैं और आपका पावर ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। तो क्या होगा उसके लिए, तो आपको कोई जनरल केस भी पढ़ा होगा आपने मैथ के अंदर, कोई भी चीज़ इंक्लाइंड है यानी तिरछा इस तरह से बना हुआ है तो हम इसको दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ सकते हैं। यानी अगर ये x है या z कुछ भी मान लीजिए, x है तो ये किस में टूट जाएगा, x cos थीटा में टूट जाएगा, यहाँ पर थीटा तो x आपका sin थीटा के अंदर टूट जाएगा। अगर ये z है तो z cos थीटा और z sin थीटा के अंदर टूट जाएगा, है ना। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोनेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि फाई से लैग कर रहा था करंट, तो इस i को हम दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ने जा रहे हैं। एक को हम क्या कहेंगे, i cos फाई कहेंगे और दूसरे को हम i साइन फाई कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आई था मेन यहाँ पर, लेकिन ये इंक्लाइंड है, तिरछा एंगल बना रहा है वोल्टेज के साथ, इसीलिए इस करंट को हमने दो कंपोनेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से तोड़ दिया है। एक को आई कॉस फाई कह रहे हैं और दूसरे को आई साइन फाई कह रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यही आपका पावर ट्रायंगल बनेगा। अभी तक जो यहाँ पर रिलेशन है वोल्टेज का है, करंट का है, और करंट को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया है क्योंकि ये इंक्लाइंड है, तिरछा है, कुछ एंगल बना रहा है। ये तो आपका हो गया करंट और वोल्टेज का रिलेशन हो गया, और ये जो ट्रायंगल है ये करंट ट्रायंगल दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ से पावर ट्रायंगल बनाना है तो सिंपली हम वोल्टेज से गुना कर देंगे। अब वोल्टेज से क्यों गुना कर देंगे, तो हमको पावर ट्रायंगल निकालना है, पावर चाहिए तो वोल्टेज से गुना कर रहे हैं। क्यों कर सकते हैं, तो हमको मालूम है, जैसे यहाँ पर हम लिखा हुआ आपका ये कोई भी इक्वेशन आप मान लीजिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आई बराबर आपका क्या हो गया, आई कॉस फाई और आई साइन फाई, इस तरह से अगर मान के चलिए तो हम यहाँ पर अपने मन से क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से v से हम गुना कर सकते हैं। तो v से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर वी आई कॉस फाई हो जाएगा और यहाँ पर वी आई साइन फाई। तो दोनों साइड जब v से गुना कर देंगे तो v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम अपने मन से दोनों साइड गुना कर सकते हैं कोई भी चीज़ पर, है ना। यहाँ पर आपका मान के चलिए x था और x बराबर था x कॉस थीटा और यहाँ पर था x साइन थीटा। तो हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में यानी यहाँ पर और यहाँ पर हम z से गुना कर सकते हैं। तो z से आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा। तो आप गुना कर सकते हैं, दोनों कट के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर z से गुना कर दे तो ये zx हो जाएगा और इधर zx cos थीटा और zx sin थीटा हो जाएगा। तो सेम उसी तरह का इक्वेशन यहाँ पर बन रहा है, vi हो गया और यहाँ पर आपका vi cos फाई हो जाएगा और ये vi sin फाई हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग गुना इसी गुना को यहाँ पर दिखाएं तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये जो i था इस i को यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ये आपका vi हो गया, v से गुना कर रहे हैं, ये क्या हो गया vi cos phi हो गया, और ये आपका vi sin phi हो गया। अब यह आपका पावर ट्रायंगल तैयार हो गया। ध्यान से समझिए आप, इसी पावर को यानी ये जो vi है इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वोल्टेज गुना करंट हो गया। वोल्टेज गुना करंट का मतलब क्या होता है, पावर होता है। तो ये पावर है, लेकिन इस पावर को हम क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर बोलते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, अपरेंट पावर। ध्यान से समझिएगा। और ये जो पावर है vi cos phi, ये भी पावर है, वोल्टेज गुना करंट है, और ये आपका cos phi आ रहा है, तो ये आपका ये क्या कहलाएगा, vi cos phi जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव पावर बोलेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, एक्टिव पावर। और vi sin phi, ये देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज करंट है और एंगल है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिएक्टिव पावर कहलाएगा। आप समझ में आ गया होगा, एक्टिव पावर कहाँ से आ गया, रिएक्टिव पावर कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले हमने फिर से बता रहे हैं आपको, वोल्टेज लिया था, उसके बाद करंट लिया, करंट को लैगिंग नेचर का दिखाया क्योंकि जनरली RL लोड होता है, तो हमने उसी के अनुसार लैगिंग दिखाया था। उसके बाद अपने मन से हमने, चूंकि ये इंक्लाइन थे इसीलिए तोड़ दिया इसको i cos phi और i sin phi के अंदर। इसके बाद करंट का सारा काम हो गया, इनको पावर ट्रायंगल निकालना था, इसीलिए हमने पावर के लिए वोल्टेज से गुना कर दिया, दोनों साइड में v से गुना कर देंगे तो आपका ये vi आ जाएगा, vi cos phi आ जाएगा, और ये vi cos phi और यहाँ पर vi sin phi आ गया। ठीक है, तो ये अपरेंट पावर हो गया, ये रिएक्टिव पावर हो गया, और ये आपका एक्टिव पावर हो गया। अब इसका डिफिनेशन समझ लीजिए, डिफिनेशन क्या होगा, यानी ये तो फॉर्मूला निकल गया है ना, एक्टिव रिएक्टिव अपरेंट पावर का। लेकिन अगर हम लोग डिफिनेशन पूछा जाएगा तो एक्टिव पावर है क्या, रिएक्टिव पावर है क्या, या आपका अपरेंट पावर है क्या, तो आप क्या बताएंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए। अपरेंट पावर, जैसे हम यहाँ से पावर सेंड कर रहे हैं, ये लोड तक पहुंच रहा है, तो जो हम लोग पावर सेंड करते हैं, द पावर विच सेंड फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड, यानी ऐसा पावर जो जनरेटिंग स्टेशन से भेजा जाता है, ऐसे पावर को ही हम क्या कहते हैं, अपरेंट पावर कहते हैं। तो जो पावर आपका डिलीवर किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, उसको अपरेंट पावर कहेंगे, यानी ये टोटल पावर है जो कि भेजा जा रहा है। और जो पावर लोड तक पहुंच रहा है, यानी हमारे कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, हमारे घर तक पहुंच रहा है, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं। जो भेजा जा रहा है उसको हम लोग अपरेंट पावर बोलेंगे, और जो हम तक पहुंच रहा है उस पावर को हम लोग एक्टिव पावर बोलेंगे। तो क्या जितना आप भेज रहे हैं वो सारा का सारा पहुंच जाएगा, कुछ तो ट्रांसमिशन के अंदर भी आपका ट्रैवल करेगा, तो उस पावर को जो ट्रांसमिशन के अंदर ट्रैवल करता है उस पावर को हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं। अब ध्यान से यही चीज समझने का, रिएक्टिव पावर का डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो ऐसा पावर जो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ट्रैवल करता रहता है, यानी सोर्स से लोड तक या लोड से सोर्स की तरफ मूव करता रहता है, ऐसे पावर को हम लोग रिएक्टिव पावर कहते हैं। और ये जो रिएक्टिव पावर है ये उपयोग में, यानी लोड तक, यानी लोड के उपयोग में नहीं आता है, और ना ही इसको हम लोग मेजर कर पाते हैं वाट मीटर की सहायता से। तो ये एक प्रकार का लॉस है जो कि ट्रांसमिशन में हो रहा है, हम भेज रहे थे जितना उतना नहीं पहुंच पा रहा 100%, कुछ ट्रांसमिशन में ही ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे पावर को हम लोग रिएक्टिव पावर बोलेंगे। जो टोटल सेंड किया जा रहा है उसको अपरेंट पावर, जो हमारे तक पहुंच रहा है उसको एक्टिव पावर, और जो बीच में ट्रांसमिशन के अंदर ट्रैवल कर रहा है उसको हम लोग रिएक्टिव पावर बोलेंगे। अब इसी चीज को और हम बताएंगे आपको ग्राफ की सहायता से। अब ये चीज आप समझ लीजिए, अपरेंट पावर को, जैसे यहाँ पर अपरेंट पावर है तो इस अपरेंट पावर को vi दिखाया, तो इसको हम लोग किसमें, vi है तो k से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो k से गुना कर देंगे क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर जो भी पावर है, चाहे एक्टिव है रिएक्टिव, इसका मान ज़्यादा होता है, तो सिर्फ वोल्टेज करंट से काम नहीं चलेगा, किलो के अंदर मेजर करना होता है। तो ये kVi हो गया, यहाँ पर k हो गया, और ये भी k हो गया। तो यहाँ से जो हम लोग यूनिट निकलेगा, यानी किलो के टर्म में हो गया, तो यूनिट जो होगा इसका, यानी अपरेंट पावर को किस में हम मेजर करेंगे, इकाई उसका क्या होगा, तो इसका जो इकाई होता है वो kVA होता है, किलो वोल्ट एम्पेयर के अंदर, kVA के अंदर मेजर करते हैं। और रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाता है, याद रखिएगा रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है kVAR। ठीक है, रिएक्टिव पावर। अपरेंट पावर का यूनिट क्या होगा, तो इसका पावर होगा किलो
वाट, ठीक है, kW के अंदर। ये याद हो गया आपको, यानी एक्टिव पावर का ये फॉर्मूला हो गया VI, और ये हो गया VI sin फाई रिएक्टिव पावर का, और VI cos फाई। अगर हम लोग बात करें इसकी यूनिट क्या होती है, तो अपेरेंट पावर का kV होता है, रिएक्टिव पावर का kVAR होता है, और एक्टिव पावर का kW होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, VI cos फाई, इसका VI sin फाई, और इसका VI, ठीक है, इतना बात याद हो गया। अब देखिए एक्टिव पावर को हम लोग और अदर नाम से भी बोलते हैं, इसको हम लोग यूजफुल पावर भी कहते हैं, यानी यही जो पावर होता है यही हमारा लोड के क्रॉस यूज होता है, और इसी की सहायता से कोई भी उपकरण रन करता है। तो इसको हम लोग एक्टिव पावर को यूजफुल पावर भी बोलते हैं, या इसको ट्रू पावर भी कहा जाता है, TRUE ट्रू पावर भी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिव पावर, ट्रू पावर, एक्चुअल पावर, सारा इसी का नाम है। तो ये आप याद रखिएगा, एक्टिव पावर जो हमारे लोड तक पहुंचता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये आपका पावर ट्रायंगल से रिलेटेड जानकारी आपको हो गई होगी। एक्टिव पावर किसको कहा जा रहा है, रिएक्टिव पावर किसको, अपेरेंट पावर किसको कह रहे हैं। अब थोड़ा सा ये जो रिएक्टिव पावर है इसको समझने के लिए ग्राफ की सहायता से भी आपको समझाते हैं। अब ये मान के चलिए, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी ग्राफ बनाते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से फेयर करके बनाते हैं, बस थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी एक्टिव, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर से रिलेटेड। अगर हम लोग मान के चले ये जो रिएक्टिव पावर है इसको दिखाना, यानी रिएक्टिव पावर है क्या, तो अगर हम लोग बात करें RL लोड की बात, तो लोड के क्रॉस जैसे अभी हमने ग्राफ बनाया था DC सर्किट के लिए या आपका प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए, सॉरी यानी प्योर रेसिस्टिव, DC में तो आपका साइनसोइडल नहीं होगा, तो DC सर्किट के लिए, तो ये आपका करंट वोल्टेज का रिलेशन हमने दिखा दिया, ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग पावर की बात करेंगे, तो पावर का ट्रायंगल, अगर हम लोग पावर का ग्राफ ड्रॉ, ये तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ हो गया, अगर पावर का ग्राफ ड्रॉ करना है तब कैसे होगा, तो यहाँ पर पावर का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज भी आपका पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव गुना करके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कुछ इस तरह से वेव फॉर्म इसका होगा। पेन नहीं चल रहा है, चलिए इस तरह से होगा। तो ये आपका क्या हो गया, पावर का ग्राफ हो गया, ऊपर वाला जो दिखाया हमने ना, जो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका करंट निगेटिव में और वोल्टेज भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव गुना होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन आपका जो पावर का वेव फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि केवल सिस्टम के अंदर रेसिस्टेंस लगा हुआ होता है, रेसिस्टिव सर्किट होता, तो हमको जो पावर मिलता वो आपका पावर क्या होता, वो पावर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ कि ऐसा पावर जो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रहा है, सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिव उसको कह रहे हैं। अब दूसरा चीज ये समझिएगा, निगेटिव पावर किसको बोलेंगे, निगेटिव पावर कब होगा, तो यदि हम लोग मान के चलते हैं, ये हमने बना दिया है इंडक्टिव वाला केस का, ठीक है। तो इंडक्टिव वाला केस में क्या होगा, यदि आपका मान के चलते हैं ये वोल्टेज है और ये करंट है, ठीक है, ये आपका लैग कर रहा है फाई एंगल से, तो इस पॉइंट पर जब हम खड़े होकर देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ये अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट क्या है, निगेटिव है, और करंट जब निगेटिव होगा तो यहाँ पर जो पावर का वेव फॉर्म बनेगा ये निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव गुना निगेटिव निगेटिव। अब यहाँ पर हम खड़े होकर देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर का जो ग्राफ बनेगा पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है लेकिन करंट क्या है, निगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, निगेटिव। तो क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से समझिए, अब यही चीज में समझने का है। तो इसका मतलब हुआ जब इंडक्टर भी साथ में होगा, सिस्टम के अंदर इंडक्टिव लोड भी लगा होगा या ट्रांसमिशन में इंडक्टेंस का भी इफेक्ट होगा, तो आपका पॉजिटिव भी मिलेगा और साथ ही साथ निगेटिव भी मिलेगा। अब निगेटिव पावर निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, पावर तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पावर ट्रांसमिशन में ऐसा है जो लोड से सोर्स की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल है, मतलब क्या हुआ, सोर्स से लोड की तरफ, लेकिन निगेटिव है, निगेटिव का मतलब लोड से सोर्स की तरफ फ्लो हो रहा है। तो यही पावर जो लोड से सोर्स की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ऐसे पावर को ही हम क्या कहेंगे, आपका रिएक्टिव पावर कहेंगे, जो कि ट्रांसमिशन में ट्रैवल होता रहता है, सोर्स से लोड, लोड से सोर्स की तरफ होता है और उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, ऐसा पावर ही आपका रिएक्टिव पावर कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रिएक्टिव पावर किसको बोलते हैं। तो ये जब इंडक्टिव केस होगा
यह आपका कैपेसिटिव केस होगा, उसमें भी रिएक्टिव पावर मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा अगर कैपेसिटिव लोड ज़्यादा है तो उस समय आपका लैगिंग, ये जो रिएक्टिव पावर है ये कैसा रिएक्टिव पावर कहलाएगा, लैगिंग केवीएआर कहलाएगा, ठीक है। और अगर हमारा कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भी हमको केवीएआर मिलेगा रिएक्टिव पावर, लेकिन कैसा होगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर मिलेगा। लेकिन हम लोग लीडिंग रिएक्टिव पावर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रांसमिशन के अंदर या जनरल लोड भी जो होता है वो कैपेसिटिव नहीं होता है, या तो आपका इंडक्टिव होता है या रेसिस्टिव होता है, और जनरल केस में दोनों मिलाकर यानी इंडक्टिव और रेसिस्टिव वाला केस आरएल सर्किट हमारा जनरली मिलता है। तो इसीलिए हम लोग इस वाले सर्किट को लेकर चलें आरएल वाले को, और यही आपका यानी जनरल केस आपका लैगिंग रिएक्टिव पावर हम लोग को मिलता है, और ये हम लोग केवीआर से इसको दिखाते हैं। और ये जो हम लोग केस बना है ये लैगिंग रिएक्टिव पावर, जिसके अंदर इंडक्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा है, कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, हम लोग एक क्वेश्चन और शुरू में हमने आपसे कहा था, जो एक्टिव पावर हम लोग बात करते हैं या पावर फैक्टर बात करते हैं, ये हम लोग कॉस फाई के टर्म में क्यों करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए आपका पावर फैक्टर क्या हो गया, कॉस फाई। तो आपका जो ट्रू पावर है, जो एक्टिव पावर है, वो किस में आ गया है, कॉस फाई के टर्म में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वी आई कॉस फाई है, तो ये आपका क्या हो गया, यही कॉस फाई क्या है, आपका पावर फैक्टर। दूसरा चीज यहाँ से भी आप समझ सकते हैं पावर फैक्टर की बात, पावर फैक्टर का एक और रिलेशन, यानी हम लोग पावर फैक्टर का जो एक्चुअल आप बोल सकते हैं डिफिनेशन होता है, वो क्या होता है कि कितना पावर हमारा रिसीव हो रहा है। यानी रिसीव हो रहा मतलब कौन सा पावर रिसीव हो रहा है, तो ये पावर रिसीव हो रहा है एक्टिव पावर, यानी आपका KW हो रहा है, ठीक है, KW हो रहा। और भेज कौन सा रहे थे हम लोग, तो अपेरेंट पावर भेज रहे थे, तो KW भाई KVA आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लेते हैं हम लोग कैसे ये फॉर्मूला है। तो आप जब देखिए ये वाला फाई एंगल है, फाई एंगल में जब आप इसमें क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा गिचबिच हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग कॉस फाई लगाते हैं यहाँ पर, तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो बेस का मतलब क्या हुआ, बेस कौन है यहाँ पर, वी आई कॉस फाई है, वी आई कॉस फाई, यानी वी आई कॉस फाई, और इसका यूनिट क्या है आपका KW है, तो हम लिख दिया वहाँ पर। और H कौन सा है, तो KVA, यहाँ पर KVA है, ठीक है। तो ये KVA, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आई कॉस फाई बटा VI, और VI का यूनिट क्या है, तो KVA है। इसका मतलब जब आप कॉस फाई के टर्म में बात कीजिएगा तभी आपको क्या मिलेगा, एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर, और एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। और ये पावर फैक्टर यानी आपका एक्टिव पावर बटा अपेरेंट पावर तभी मिलेगा जब आप कॉस फाई अप्लाई कीजिएगा तब। यदि आप साइन फाई लीजिएगा तो साइन फाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन फाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, P बटा H हो जाएगा। P जब कीजिएगा तो ये तो रिएक्टिव पावर हो गया, ये तो यूज में ही नहीं आता। तो जब हम जो यूज में नहीं आता है तो उसकी बात क्यों करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, तो एक्टिव पावर की बात करेंगे जो हमको मिल रहा है और जो हम लोग सेंड कर रहे हैं। या आप बोल सकते हैं कितना हमारा, हम लोग ऐसे भी मेजर करते हैं कोई भी चीज़ इफिशिएंसी देखना है तो क्या देखते हैं, आउटपुट बटा इनपुट देखते हैं। तो आउटपुट के रूप में हमको क्या मिल रहा है, एक्टिव पावर मिल रहा है, और इनपुट के रूप में हम लोग अपेरेंट पावर भेज रहे हैं, ठीक है। यानी हमारा क्या हो गया, वी आई कॉस फाई बटा हमको वी आई चाहिए, यानी एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर चाहिए। और एक्टिव पावर अपेरेंट पावर के रेशियो को ही हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, और ये तभी मिलेगा जब हम लोग कॉस फाई के टर्म में मेजर करेंगे। तो ये भी आपको डिफिनेशन, मेन डिफिनेशन पावर फैक्टर का यही होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर, यानी सिस्टम के अंदर कितना पावर पहुंच रहा है और कितना पावर हम लोग सेंड कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन से। तो ये पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारा चीज़ आपको हमने बताया, उसको शॉर्ट के अंदर बताते हैं। सबसे पहले पावर फैक्टर को अगर एक लाइन में कहा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर इज नथिंग बट कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ये सबसे बेसिक डिफिनेशन होता है। लेकिन अब आपको क्या बोलना है, पावर फैक्टर का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर, ठीक है। और ये कब रोल में आता है, यानी पावर फैक्टर कब हमको मिलता है, या उसकी बात कब की जाती है, जब हमारे पास ट्रांसमिशन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तब जब इंडक्टिव इफेक्ट होगा तभी कुछ एंगल मिलेगा, जब एंगल होगा
तभी पावर फैक्टर की बात की जाएगी। अगर हमारे पास एंगल, जैसे पहले ही बोला आपको हमने, जब एंगल 0 हो जाएगा, एंगल 0 कब होता है? जब प्योर रेसिस्टिव सर्किट हो जाता है। जब एंगल 0 हो जाएगा तो पावर फैक्टर का मान 1 हो जाएगा, यानी आपका यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा जो कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में होता है। और अगर मैक्सिमम आपका एंगल हो, यानी प्योर इंडक्टिव नेचर का हो जाए, अगर प्योर इंडक्टिव नेचर का होगा cos 90, तो उस समय आपका पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा? 0, यानी सबसे घटिया कंडीशन, सबसे पुअर कंडीशन, सबसे बैड पावर फैक्टर कब मिलेगा? जब आपका एंगल 0 होगा। एंगल 0 कब होगा? जब प्योर इंडक्टिव नेचर हो जाएगा तब, जो कि जनरली नहीं होता, आपका RL दोनों होता है। तो आगे हम लोग चलकर नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमारा पावर फैक्टर लो है, यानी रिएक्टिव पावर ज़्यादा है ना, ये वाला एंगल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सिस्टम में क्या नुकसान होगा और उसको हम लोग किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह से सुधार कर सकते हैं, यानी पावर फैक्टर को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर फैक्टर लो होगा तो उसका क्या नुकसान है और पावर फैक्टर किस तरह से इम्प्रूव करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।